जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों सीडीपी के क्लास नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में आप लोग का स्वागत है। विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध। चैप्टर का नाम है दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। इसमें देखिए आज हम थ्योरी क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें थ्योरी होगा कंप्लीट एक चैप्टर 1 शॉर्ट रिवीजन। एक ही वीडियो में कंप्लीट थ्योरी हो जाएगा दोस्तों, और दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर कराने वाले हैं। इसमें देखिए विकास की अवधारणा के बारे में करने हैं। विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली एक नियंत्रण प्रक्रिया है। विकास जो है जीवन चलने वाली एक प्रयत्न प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक की शारीरिक क्रियात्मक, संज्ञानात्मक और भाषात्मक एवं संवेगात्मक, इमोशनल या सामाजिक विकास होता है। मतलब सभी विकास होता है। बालक में आयु के साथ होने वाली गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन समानता देखा जाता है। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाली सुसंगत परिवर्तन की कार्मिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। कार्मिक श्रृंखला को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तन में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक परिवर्तन की परिपक्वता पर निर्भर करती है। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तित होता है। अरस्तु ने कहा था दोस्तों कि व्यक्ति जो है अरस्तु के अनुसार कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है, दोनों ढंग से। विकास के अभिलक्षण। विकास एक जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होते रहती है। मनोवैज्ञानिक ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया जो इस प्रकार हैं। पहला है दोस्तों विकासात्मक परिवर्तन व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल एवं एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं। विकास बहुआयामी होता है अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति में होती है। क्या होता है? धीमी गति होती है। कुछ क्षेत्रों में विकास जल्दी होता है, कुछ क्षेत्रों में धीमी होती है। विकास बहुत ही लचीला होता है। विकास क्या होता है? बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपने पिछला विकास स्तर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र के अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से इच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर को अनपेक्षित सुधार ला सकता है। मतलब इसका अच्छा कहीं परिवेश होगा तो शरीर की शक्ति हो अथवा स्मृति हो, मतलब सोचने की क्षमता हो, या बुद्धि का स्तर वह अनैच्छिक सुधार ला सकता है। जो नहीं भी सोचता कूदा कौन सी वातावरण के अनुसार। विकासात्मक परिवर्तन में परिपक्वता में क्रियात्मक स्तर पर उच्च स्तरीय बुद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकता है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में यदस्त का कमजोर होना। जिससे देखिए कि हड्डियों में घनत्व तो कमी हो ही जाता है, साथ में वृद्धावस्था में क्या होता है? आदास जो होता है ये कमजोर हो जाता है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकता है। आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्य का निर्माण करना। किशोर अवस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संगठनात्मक क्रियात्मक में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास प्रसंग हो सकते हैं। यह ऐतिहासिक, परिवेशी और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित
प्रभावित हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर आनुवंशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभाव के कारण हो सकता है। परिवेशीय प्रभाव के कारण भी हो सकता है। कुछ बच्चे की आयु की तुलना में अधिक पूर्व चेतन या जागरूक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत ही धीमी होते हैं। कुछ बच्चों में बहुत धीमी होते हैं। उदाहरण, अधिपा एक औसत बच्चा 3 शब्द के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलते हैं। मतलब 3 शब्द के बच्चा जो 3 शब्द के जो वाक्य हैं 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू करता है। परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं तो 2 वर्ष के होने से भी बहुत पहले ही यह बोल सकते हैं। विकास के आयाम। मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन की सुविधाओं के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है शारीरिक विकास। पहला क्या है? शारीरिक विकास। शरीर के बाह्य परिवर्तन, जैसे देखिए शरीर के बाहर का परिवर्तन, ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिसे हम स्पष्ट रूप से देखा जा सकते हैं। किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, किंतु शरीर के भीतर इनका सचमुच विकास होता है। लेकिन शरीर के अंदर इनका सचमुच विकास होता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मतलब हर प्रकार के कार्यों पर दूसरे पर निर्भर रहते हैं। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के स्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, शारीरिक विकास पर बालकों के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालकों के परिवेश एवं उसकी देखभाल को भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे की पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की समान गति आशा कैसे की जा सकती है? जब समान प्रकार के भोजन, मतलब सब चीज़ मिलेगा तो उसका शरीर विकसित होता है, नहीं मिलेगा तो उसका कैसा आशा कि विकसित करेगा? बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखनी अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचि, इच्छा, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है। सब चीज़ को पर निर्भर करता है, विकास पर निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास, फिजिकल डेवलपमेंट के विकास समान ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकते हैं कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चे से क्या आशाएं की जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, 5 साल के बच्चा है, एवं 10 साल का बच्चा है। अब 50 kg अलगाने कहेगा, 5 साल का बच्चा नहीं अलगाएगा। 10 साल के बच्चा के मतलब 25 kg रहेगा तो उपेक्षा की उठा सकता है। तो कुछ आशा भी होना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट मतलब विकास शारीरिक वृद्धि पर। अब देखिए मानसिक विकास क्या है? संज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास से तात्पर्य बालक के उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से हैं जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों को पर्याप्त उपयोग कर सकते हैं। मतलब दिमाग में वृद्धि होना उसे मानसिक विकास कहते हैं। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि योग संज्ञानात्मक विकास का स्वरूप ही विकसित होती है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। इस प्रकार की योग्यता क्या होता है? अभाव। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती जाती है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालक इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसको क्या करना है यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। उसको जानने के लिए उसके उपचार के लिए आवश्यक है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों को मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तक तैयार करने में भी इसे सहायता मिल सके। तीसरा पॉइंट है दोस्तों संवेगिक विकास। संवेग जिस भाव में कहा जाता है उसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। कुछ
व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग का उदाहरण है। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेग का विकास भी होता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार उसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास का ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास का भी प्रभावित करता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास का अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों को संवेगात्मक विकास भी भरपूर योगदान दे सकते हैं। क्रियात्मक विकास दोस्तों, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति, क्षमताओं या योग का विकास। क्रियात्मक शक्ति, क्षमताओं या योग का अर्थ होता है कि ऐसे शारीरिक गतिविधियों या क्रिया जिनका संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं को गतिविधियों का संयोजन की आवश्यकता होता है, जैसे चलना हो, बैठना हो, इस सब की क्रियात्मक विकास है। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होते हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यता का भी विकास होने लगता है। इसी कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशल का विकास भी बाधा पहुंचती है। क्रियात्मक विकास स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। शिक्षकों के लिए क्या है? आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर वह बालक में विभिन्न कौशल का विकास करवाने में सहायक हो सकते हैं। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके संयोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है भाषाएं विकास। भाषा कैसे विकास होगा? तब भाषा के विकास के एक प्रकार संगठनात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों एक दूसरे के सामने रखते हैं एवं दूसरे के भावों, विचारों एवं भावनाओं को समझते हैं। भाषाएं ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बातों रखना और लिखकर अपने बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित हैं। दोस्तों, बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझना एवं बोलना लगता है। 6 से 1 वर्ष के बीच 3 वर्ष की अवस्था में वह छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। अब 15 से 16 वर्ष के बीच काफ़ी शब्दों को समझ विकसित हो जाते हैं। भाषाएं विकास क्रम एक कार्मिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होता है। उसके माध्यम से क्या होता है? कौशल में वृद्धि होता है। अगला पॉइंट है सामाजिक विकास। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत एक चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार या सद्गुण या जीवन से संबंधित व्यावहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। बालकों के विकास का प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। बालकों के विकास का प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। तत्पश्चात समाज को सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों को जुड़ाव व्यापक हो जाता है। संबंध के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता, भाई बहन के अतिरिक्त मित्र से जुड़ना। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा समुदाय विकास इत्यादि की भावना उत्पन्न होती है। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान और विचारधारा का जन्म होता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्ति का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों वृद्धि, जिसको ग्रोथ कहते हैं।
वृद्धि। वृद्धि का अर्थ होता है बालकों के शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से होता है। यह निश्चित आयु तक होता है, एक निश्चित आयु तक होता है तथा भौतिक पहलू में संभव है। वृद्धि पर आनुवंशिक का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं। वृद्धि पर आनुवंशिकता जो है सकारात्मक भी डालते हैं, नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं दोस्तों। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। वृद्धि और विकास का प्रयोग लोग पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं। अवधारणा के रूप से देखा जा सकता है इन दोनों में अंतर है वृद्धि और विकास में। जिसे देखिए वृद्धि या विकास। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होते हैं, बढ़ते हैं। विकास जो है, विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है। जैसे परिणात्मक बढ़ने के साथ ही व्यवहारिक भी बढ़ता है, जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। मतलब वृद्धि क्यों होता है कि जैसे शरीर बढ़ता है, अब विकास में क्या होता है, व्यवहार भी बढ़ता है। क्या होता है, व्यवहार भी बढ़ता है। परिमाणात्मक तो बढ़ेगा तो सद्व्यवहार। अब देखिए इसमें वृद्धि विकास के प्रक्रिया का एक चरण होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। लेकिन विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ होता है। वृद्धि इसका एक भाग होता है। वृद्धि एक इसका भाग होता है। किसका, विकास का एक भाग क्या होता है, वृद्धि होता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलता है। बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाता है। अब विकास सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलते रहते। क्या होता है, चलते रहते। विकास कभी खत्म नहीं होते। बालक के शारीरिक वृद्धि हो रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है। यह भौतिक विकास को दर्शाता है। बालक के विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। यह एक गुणात्मक विकास को दर्शाता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों। वृद्धि और विकास का, अब कैसे वृद्धि होगा, विकास होगा। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है पोषण। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालकों को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। हमारे खान पीन में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी से तो वृद्धि एवं विकास प्रभावित हो जाता है। अब बढ़िया खाना नहीं खाइएगा तो आपका वृद्धि तो होबे नहीं करेगा, विकास भी नहीं होगा। जब शरीर नहीं रहेगा तो विकास होगा, नहीं होगा। दूसरा वृद्धि। दूसरा क्या है दोस्तों, वृद्धि। यह विकास की एक अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता और भावनात्मक तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। मतलब जितना बढ़िया आप लोग खाना पीना अच्छा शाकाहारी खाइएगा, उससे उतना वृद्धि होगा दोस्तों, और साथ साथ विकास भी होगा, भावनात्मक विकास होगा। निगेटिव नहीं, पॉजिटिव थॉट आएगा। वंशानुगत स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण है। जो वंशानुगत है, जो शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। लिंग सामान्यतः लड़का एवं लड़कियों में विकास के क्रम विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है, किसी अवस्था में लड़कों में, मतलब लड़कियों में जो है विकास की लिंग की अवस्थाएं जल्दी विकसित होता है और लड़कों में कम। वायु एवं प्रकाश। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, एवं वायु स्वच्छ ना मिले तो बालक बीमार हो सकता है एवं इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता को प्रभावित हो सकता है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य की प्रकाश की भूमिका होती है।
क्योंकि सूर्य की प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होती है जो विकास के लिए अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाली हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के शरीर को विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक क्रिया, जीवन को स्वच्छ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। यह मानव की आयु बढ़ाता है तथा साथ ही व्यक्ति को सक्रिय बनाए रखता है वृद्धि की अवस्था, मनोवैज्ञानिक ने मानव वृद्धि को निम्नलिखित अवस्था बांटा गया। जो पहला है शैशव काल। क्या है? शैशव काल। इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशव काल में क्या होता है? इसमें जन्म से 2 वर्ष के बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इसी अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। इसी अवस्था में माता पिता पर क्या होता है? पूर्ण रूप से आश्रित होता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास तथा सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास की क्या होता है? तीव्र होता है। जब नवजात शिशु शैशव काल की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार और स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगता है। क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बाल अवस्था, बाल्य काल में बालक का विकास बहुस्तरीय एवं निश्चित होता है। यह 2 मुख्य में भागा हुआ है। एवं पूर्व बाल काल, सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक की बाहरी जुड़वा होने लगता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था में। जैसे बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति, अनुकरण करने या दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालकों की समाजीकरण या जिज्ञासु दोनों में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम माध्यम है। इसी काल में भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है दोस्तों। उत्तर बालकाल 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों की बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि के व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता भी विकसित होता है। बच्चों के समूह भावना का विकास होता है, अर्थात बच्चों के समूह में खेलना, समूह में रहना, समलिंग व्यक्ति को ही मित्र बनाना इत्यादि। इस अवस्था में बालकों के जीवन में अनुशासन और नियमों का महत्व समझने में आने लगती है कि क्या अनुशासन है, क्या नियम है। उत्तर बाल काल में खोज, दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। साथ ही साथ घूमने और दृष्टिकोण घूमने की प्रवृत्ति भी इसी काल में होता है। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था में अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति में शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी अवस्था में दोस्तों जटिल तो बनबे करता शरीर, साथ है व्यक्ति को जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। यह समय बालक के बाल अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोर की लंबाई भार दोनों में वृद्धि होता है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों तेजी से वृद्धि होती है और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों तेजी से बढ़ती है 14 से 18 तक। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उसकी काम का मूल प्रवृत्ति अग्रसित होते हैं। इस अवस्था में किशोर तुसेचन या दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकर या मतलब का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल की भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। इस अवस्था में किशोर या किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनकी अध्ययन केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें अस्तित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा, अपराध की ओर उन्मुख होने अधिक संभावना रखती है। किशोर अवस्था की शारीरिक बदलाव पर प्रभाव किशोर जीवन, सामाजिक एवं मानवीय मनोवैज्ञानिक पहलू पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षक, मित्र, अभिभावकों का सही मार्गदर्शन एवं
सलाह की आवश्यकता पड़ती है। युवा प्रौढ़ अवस्था सामान्यतः 18 से 40 वर्ष की अवस्था के युवा प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था एवं युवा प्रौढ़ अवस्था की कोई निश्चित आयु नहीं होती है। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। 18 से लेकर 40 तक होता है, इसमें कोई परिपक्व प्रौढ़ अवस्था सामान्यतः 40 से 65 वर्ष की होती है। शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है 40 से के बाद शरीर में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन आना, चेहरों पर झुर्रियाँ आना, 40 के बाद खत्म हो जाना। वृद्धि प्रौढ़ अवस्था 65 से अधिक वर्ष की अवस्था से वृद्धि प्रौढ़ अवस्था आ जाता है। इससे शारीरिक क्षमता कमजोर होना, सामाजिक, अध्यापक, धार्मिक, संस्कृति क्रियाकलाप की प्राप्ति, रुझान आना, मतलब इसमें रुझान आ जाना। अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक जटिल एवं सक्रिय प्रक्रिया है जो किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्ति को स्वर्णगीन विकास में सहायक होता है, इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने की योग्य को पाता है। छात्र किसी विषय या वस्तु को ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया है, उससे सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। उसे सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम कहा जाता है। सार्थक अधिगम ठोस चीजों एवं मानसिक घोतक प्रस्तुत करने के उनमें बदलाव लाने की उत्पादन प्रक्रिया, ना कि जानकारी एकत्रित कर उसे रटने की प्रक्रिया, मतलब सीख कर समझ कर उसे ही अधिगम कहते हैं। अधिगम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषित निम्न प्रकार हैं दोस्तों। गेट्स के अनुसार है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। आई.ए. पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों एवं ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने एवं नवीन तरीका से सम्मिलित है और इसकी शुरुआत व्यक्तियों द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने संयोजन को लेकर होती है। इसका माध्यम से व्यवहार में उत्तर परिवर्तन होता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। विकास के अधिगम से संबंध। विकास एवं अधिगम परस्पर अंतर्संबंधित है। विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मददगार हैं। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक और मानव सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। सामाजिक एवं भाषीय विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक नियंत्रण प्रक्रिया है। क्या है? नियंत्रण प्रक्रिया है, जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों को भी विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। इसमें दूसरे के साथ रिश्ते के संबंध में विभिन्न सिद्धांत भी शामिल हैं, जिनके आधार पर उन्हें यह पाता है कि संबंध और कार्य निर्णय लेने के आधार हैं। दोस्तों, चलता जैसे चीज जैसी वैसी क्यों है, जिसके कारण बीच यह संबंध और कार्यों का निर्णय लेने के आधार है। अर्थ निकलता है कि अमूर्त सोच की क्षमता विकसित
करना, विवेचन और कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। दृष्टिकोण और भावनाओं को आदर्श संज्ञानात्मक विकास अभिन्न हिस्से और विकास, भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणा, तार्किक एवं इनका गहरा संबंध है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर एवं दूसरे से विभिन्न तरीका से सीखता है। अनुभव के माध्यम से स्वयं चीज़ों करने या स्वयं बनाते से इसम के माध्यम से क्या होता है, सीखता है। अब देखिए अभ्यास प्रश्न अगला वीडियो में आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो। अब कंप्लीट थ्योरी एक चैप्टर है दोस्तों, ज़्यादा समय भी नहीं लगा, 30 मिनट में कंप्लीट थ्योरी एक ही वीडियो में मिला दोस्तों।